बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। नाज़रीन, ख़तरा बढ़ता चला जा रहा है और मुझे अब हर रोज़ रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोग्राम के स्टार्ट में ही एक पर्चा थमा दिया जाता है जिस पर हर रोज़ फिगर्स जो हैं कोविड की वो दर्ज कर दी जाती हैं और वो मकसद सिर्फ यही है आपसे शेयर करने का कि हर रोज़ ये तादाद अब बढ़ती चली जा रही है, जो कि खौफनाक हद तक है। यकीन माने, वो जैसा पहली लहर में ये था कि जी जैसे कोई खांसी कर रहे हैं और आप एकदम से परेशान हो जाते हैं और आसपास देखना शुरू कर देते हैं कि जी कौन है। एक बार फिर से ये चीज़ें जो है रिपीट होती नज़र आ रही हैं। ऑल्दो मौसम की तब्दीली की वजह से भी बहुत सारे लोग जो हैं नज़ला ज़ुकाम बुखार का शिकार होते चले जा रहे हैं। आसपास लोगों में बार बार हम देख रहे हैं वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन बावजूद इसके हम कल भी ये चीज़ आपसे शेयर कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं कि जी डेंगू और कोविड इज़ वेरी मच देयर। केसेस एक बार फिर से बढ़ते चले जा रहे हैं। इंडियन वेरिएंट जो है इसके केसेस अब ज़्यादा आ रहे हैं। 24 घंटों के जो मेरे पास फिगर्स हैं उसके दौरान जी 24 डेथ्स हुई हैं। शहर लाहौर की सिर्फ मैं बात करी तो आप अंदाज़ा कर लें कि किस तरह ये केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अगेन रेशो जो है पॉजिटिविटी 10.3 तक पहुंच चुकी है और 838 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह से कोरोना के बढ़ने की शरह जो है एक बार फिर से सर उठाने लगी है। तो अल्लाह ताला रहम करे कि जिस तरह हमने देखा हमारे अस्पतालों में जगह कम पड़ गई थी, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे, तो प्लीज़ अगर आप सेफ़ रहना चाहते हैं तो सिर्फ एहतियात ही इसका एक वाहिद हल है। सेकेंडली जी आप वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो है वो रिस्ट्रिक्शन जो है वो भी लगने चले जा रही हैं। तो खैर ये थी मौजूदा सूरत हाल। आगे चल के हम कुछ डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आगाज़ आज के पहले सेगमेंट से मौसम की सूरत हाल। सुबह मुख्तलिफ इलाकों में बारिश भी हुई, जिसके बाद कदरे मौसम जो है खुशगवार है। बाहर जो है वो एकदम से शदीद जो गर्मी वाला एहसास था अब तो वो कम नज़र आ रहा है, लेकिन क्योंकि अभी मानसून का ही सीज़न है तो जब बारिश होती है उसके बाद हब्स की शिद्दत में भी इजाफा हो जाता है। तो खैर आज का मौसम किस तरह से है, क्या सारा दिन जो है वो कैसा रहेगा, प्रेडिक्शन क्या की जा रही है। उमर डार की तरफ चलते हैं। ओवर टू यू उमर। बात की जाए शहर के मौसम की तो आज सुबह शहर के मुख्तलिफ मकामात पे बारिश के बाद गर्मी और हब्स की शिद्दत में जो है नुमाया कमी रूनुमा हुई है और मौसम जो है वो खुशगवार हो गया है। और मौसम खुशगवार होने के साथ जो शहरियों के मुरझाए हुए चेहरे थे वो खिल उठे हैं और शहरियों के साथ जो चरिंद परिंद हैं वो भी इस खुशगवार मौसम में चहचहाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए शहर के दर्जा हरारत की तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम जो आज शहर का दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा हवा में नमी का तनासुब जो है वो 80% है, जबकि 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से शहर में हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो जारी है। इसके अलावा महकमा मौसमियात के मुताबिक आज के रोज़ जो है शहर में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और आइंदा 2 रोज़ भी जो है शहर में जो है बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी ठीक है जी, बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उमर थैंक यू सो मच, आपने मौसम की सूरत हाल हमें बताई। यानी आने वाले दिनों में भी प्रेडिक्शन की जा रही है बारिशें होंगी और मौसम जो है वो कदरे बेहतर होने जा रहा है। वैसे अब शाम को मौसम में हम थोड़ी सी तब्दीली भी देख रहे हैं, रूनुमा हो रही है। खैर टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। आज की खबरें हमने जो डिस्कस करनी है, पहली खबर पंजाब की ज़िले अदलिया में बड़े पैमाने पर उखाड़ पेछाड़, 53 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादले। और खबर ये भी है कि लेस को 30,000 खराब मीटर तब्दील करने में नाकाम। औसत बिल सारिफीन के लिए मसला बन गया। 3 दिनों में 20 किलो आटे का थैला 50 रुपए बढ़ गया। नान भाइयों ने भी रोटी महंगी करने का इंदिया दे दिया। और शहर की तरक्की के लिए मख्तस 56 करोड़ इस्तेमाल ना हो सके। तरक्याती बजट तो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, महंगाई होती चली जा रही है, समझ से बाहर है कि चीज़ें किस डगर पे जा रही हैं।
पता नहीं क्या बनने वाला है जी इस शहर का। खैर, हम इन खबरों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चल है आप? जी अल्लाह का शुक्र। राव साहब, पहली खबर पे आते हैं। कोविड की मौजूदा सूरत हाल में आपसे जानना चाहूंगी, आप फील्ड में जाते हैं, मुझे ये बताइएगा कोई रिस्ट्रिक्शन नजर आ रही है हालात को देखते हुए? SOPs को सख्त किया जा रहा है इम्प्लीमेंट कराने के लिए कुछ? देखिए, SOPs के हवाले से हमने जो देखा माजी में, जिस तरह की SOPs पर हमने रिस्ट्रिक्शंस देखी या मॉनिटरिंग देखी, वो उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। क्योंकि आप अपनी जो टीम्स हैं उनको जब आप डिमोरलाइज करते हैं तो फिर इस तरह के नताइज तो सामने आती हैं कि हम एक वक्त था कि आई रिमेंबर कि साबिक जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर थे मुदस्सिर रियाज मलिक, उन्होंने नेशनल प्लेयर्स को इंगेज किया और इस हवाले से एक अनारकली बाज़ार में कैंपेन की गई कि मास्क तकसीम करेंगे और अवेयरनेस कैंपेन थी, लेकिन मास्क वहाँ पर सारे लोगों ने पहने हुए नज़र आए और ये भी सूरत है। इसी तरह से लिबर्टी मार्केट और दीगर मार्केट्स में भी। लेकिन अब सूरत हाल चौथी लहर, वो तीसरी लहर थी, और चौथी लहर में हमने देखा है कि बिल्कुल SOPs कहीं सिरे से भी नजर नहीं आते। तो मुझे ये बताएगा, और उनके आने का कुछ इम्पैक्ट नजर आ रहा है? देखिए, अभी तो आए हैं और टीम बनाएंगे। उन्होंने जो अपने इब्तदाइया जो मीटिंग्स हैं उसमें अज़्म का इजहार किया है कि वो प्राइस कंट्रोल को भी मॉनिटरिंग करेंगे। उसके अलावा कल तो हमने देखा डेंगू सर्विलेंस के लिए खासे वो एक्टिव नजर आए, सर्विलेंस के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन हदफ जो है वो ज़्यादा है लाहौर शहर में, और लाहौर शहर में आपको टीम्स बनानी है। इसलिए पहले गुड लक कल विश किया था, और बहुत चैलेंजेस हैं शहर में, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। और अभी देखिए, कोविड की कैंपेन चल रही है, उसके बाद अब डेंगू सर उठा रहा है और डेंगू के पेशेंट्स भी रिपोर्ट हो रहे हैं। और फिर वैक्सीनेशन के हवाले से आपने खुद भी जिक्र किया, अभी तक 70% आबादी को वैक्सीनेट करना है, लेकिन अभी तक जो फिगर्स हैं 2 रोज़ पहले के जब मैंने भी शेयर किए तो 32 लाख शहरी जो थे उनको वैक्सीनेट किया गया है अभी तक। जबकि 14 अगस्त तक जो टारगेट था वो कम से कम 40 लाख तक इस फिगर्स को ले जाना था, लेकिन नहीं जा सका। लेकिन उसमें तो कैंपेन तो चल रही है। यूनियन काउंसिल्स में हम गली मोहल्लों में कैंप्स भी देख रहे हैं, आगाही वॉक्स का भी इनकाद किया जा रहा है। लेकिन जो एक इम्पैक्ट था जिस तरह से कैंपेन चल रही थी, अब यहाँ पर पेशेंट बढ़ने की सबसे जो बुनियादी वजह वो यही है कि SOPs के हवाले से नेग्लिजेंसीज सामने आ रही हैं और SOPs को यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है। हर छोटी बड़ी मार्केट में कि आपने कोविड कंट्रोल करना है, एक तरफ आपका जोर है कि वैक्सीनेट कराना है, दूसरी तरफ अगर आप SOPs पर ही अमल दरामद के लिए कुछ नहीं करेंगे तो फिर आपकी वैक्सीनेशन के साथ भी तो लोगों को कोविड हो रहा है। एग्जैक्टली वैक्सीनेशन के बावजूद हमने कई केसेस ऐसे सामने आए कि वैक्सीन लगवाई है लेकिन फिर भी हुआ, यानी इसका मतलब है पलट कर हमले कोविड के जो है वो जारी हैं। उससे SOPs ही एक ऐसा, अगर SOPs पर अमल दरामद करें तो आपके महफूज रहने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस खबर को राव साहब वाइंड अप करना है। आप SOPs पर अमल दरामद करेंगे, आपने वैक्सीनेशन करा भी ली है, तो अल्टीमेट सोल्यूशन यही है कि आपने एहतियात करनी है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है, मास्क का इस्तेमाल तो हर सूरत यकीनी बनाएं। किसी भी आप पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, रश है नहीं है, मास्क अपने पास ज़रूर रखें। और मास्क रखने का मकसद ये नहीं है कि 3-3 दिन एक ही मास्क यूज़ करें, प्लीज़ इसमें भी थोड़ा सा ख्याल रखें, आपकी अपनी सेहत जुड़ी है। अच्छा जी, पहली खबर आज की लीड स्टोरी डेली सिटी 42 की। मातहत अदलिया में बड़ी उखाड़ पेछाड़, 53 सेशन जज तब्दील, हबीबुल्ला आमिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर तैनात। कैसे देखते हैं इस उखाड़ पेछाड़ को? देखिए, ये जब भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट चेंज होते हैं तो इस तरह की उखाड़ पिछाड़ हमने बहुत देखी है। और उखाड़ पिछाड़ से अब ये भी पुराने हो चुके हैं अल्फाज के, हम देखते हैं कि उखाड़ पिछाड़ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो इम्पैक्ट तो आता रहा नहीं, जो थे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, जो थे वो भी बेहतर थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को जांचने का जो पैमाना है वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ ताकतवर लोगों का एक दिन में केस लगता है, एक दिन में फैसला भी हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो पेंडेंसी है ख़ास तौर पर मातहत अदलिया में, उसकी पेंडेंसी इस कदर है कि उसमें जो आज भी हम देखते हैं कि कवायद के ग़ुलाम हैं, जो
जुडिशल ऑफिसर्स हैं, हम वो एक साइल है वो आए जा रहा है और उसको ब्लैकमेल करने के लिए कोई बेशक सड़क का कोई स्टे ले आए तो वो खारिज नहीं होता, वो कई माह तक वो चलता रहता है। हालांकि सड़क का एक काम है, आपने एक सड़क तामीर हो रही है, उस पर किसी बंदे ने किसी वजह से भी कोई हुक्म इम्तनाई ले लिया है तो उसको डिसाइड विद इन 16 डेज हो जाना चाहिए, बल्कि 16 डेज में क्यों 2-4 रोज़ में उसका फैसला हो जाना चाहिए ताकि वो काम हो। इसी तरह जो पेंडिंग फौजदारी मुकदमात में पेंडेंसी है, आपने देखा है कि जो केस तो हाईलाइट हो जाए उसमें तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी नज़र आती है, उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी फैसला आ भी जाता है। लेकिन राव साहब, ये जो आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है। देखिए, ये सिस्टम का हिस्सा, इसको ठीक किसने करना है? इसको ये तबादलों से ठीक नहीं होगा। इसके लिए आपको मौसर मॉनिटरिंग करनी है और जुडिशल ऑफिसर्स के लिए भी सज़ा और जज़ा का आपको पैमाना बनाना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको हर सूरत में आपको अप्रिशिएट करना है। और अगर कोई किसी की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो उसको आपने वार्निंग भी देनी है, जिस तरह दीगर डिपार्टमेंट्स में है। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जो पेंडेंसी है केसेस की, हर नौयत के केसेस पेंडेंसी बढ़ती चली जाती है और फैसले ताख़ीर का शिकार होते हैं। यही बात थी कि जुडिशल रिफॉर्म्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मंशूर का एक खासा था, लेकिन वो सिर्फ अल्फाजात जो लफाजी तौर पर ही वो रह गया, उसमें कोई बेहतरी नहीं आई। खैर वो अलबत्ता ये तबादले अब किताबों की हद तक बहुत सारी बातें ऐसी थी जो नारों की हद तक रही 14 रोज में आपने एक हिस्सा ही है। 14 रोज में आपने चलान मुकम्मल करना होता है और 14 रोज के बाद अगले 14 रोज में आप कम अज कम केस को किसी ऐसे मंतकी अंजाम को, ये इसी वजह से लॉलेसनेस क्यों है कि इंसाफ में ताखीर है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। और आपको इस कुलिये पर आना है। अगर वाकई में लाहौर हाई कोर्ट संजीदा है तो इसके लिए एक मौसर मॉनिटरिंग को यकीनी बनाए और जजेस की परफॉर्मेंस को हफ्तावार एवेलुएट किया जाए। बिल्कुल, और जहां कहीं पर भी ये सजा जजा और एवेल्यूएशन का अमल होता है, मैं जो बात कर रहा हूं, मैं अना यूसुफ जो बात कर रहा हूं, कोई थर्ड पर्सन जिसका कोई ताल्लुक भी किसी के साथ नहीं है वो स्टे ऑर्डर लाएगा और वो स्टे ऑर्डर कई माह तक चलता रहेगा। उससे साइल को तकलीफ होगी, फिर आपके पास जो फिर जिसके अगेंस्ट स्टे आया है वो बेचारा अदालतों के चक्कर लगाता रहेगा। और उसी तरह से कानून जो है वो इस हवाले से बिल्कुल वाज़िया होना चाहिए कि अगर किसी का राइट जो है वो किसी को तकलीफ दी जा रही है तो उसको हक तलफी नहीं होनी चाहिए। काम है वो पूरा होना चाहिए ताकि लोगों को इंसाफ के तकाजे पूरे हो सके और अदालतों का एक जो डेक्रम है वो भी उसी तरह से कायम रह सके। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो लेस्को की कहानी वही पुरानी है जी। कभी मीटर्स खराब, कभी ट्रांसफार्मर्स खराब, लेकिन बिल भारी भरकम है और लोग परेशान हैं। ब्रेक के बाद आते हैं और आज की स्टोरी लेस्को की क्या है आपके साथ शेयर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल हमारे पास लेस्को से खबर ये थी कि जी घंटों लोड शेडिंग हो रही है, ट्रांसफार्मर्स ख़राब हैं, रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। और आज लेस्को की कहानी ये है जी, मीटर्स जो ख़राब हैं, डिफेक्टिव मीटर्स हैं, उनके ढेर लगे हैं। अभी फुटेज जब हम शेयर करेंगे तो आप मनाजिर देखिएगा कि कितनी बड़ी तादाद में ये मीटर्स हैं। अब खैर जो लोग मीटर नया लगवाना चाहते हैं वो तो जी मीटर लगवा लेते हैं और आपके पास ऑप्शन भी मौजूद होती है, लेकिन वो जो भुगतना पड़ता है नतीजा जो आपको औसत बिल की सूरत में आता है वो जो है सारिफिन की चीखें निकलवा देता है। तो खैर मसला लेस्को के एंड से आ रहा है और उसका खमियाजा कौन भुगत है जी? आम आवाम भुगती है। राव साहब क्या कहेंगे? देखिए, बादशाह डिपार्टमेंट है, बादशाहों का डिपार्टमेंट है लेस्को, और ये कंपनी बराह तौर पे जब वजूद में आई तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि स्ट्रीमलाइन किया जाए इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ को। लेकिन जब से ये कंपनी बनी है लाइन लॉसेस में आप अंदाजा करें बतदरीज इजाफा ही होता जा रहा है। अब देखिए ये 30,000 मीटर्स जो है वो तो रिपोर्ट हुए और ये अप्रोक्सीमेट फिगर्स हैं, इससे कहीं ज़्यादा होंगे क्योंकि जो औसत बिल है उसका सारा खमियाजा जितनी बिजली लेस्को के पास आएगी लेस्को को उतना रिटर्न में बिल देना है। जो चोरी करते हैं उनको लेस्को पकड़ते नहीं, बल्कि जो मीटर रीडर्स और लाइनमैन हैं वो इसमें ब्राह रास्त मुलव्वस होते हैं। उनकी
उनकी मतलब उनके मुलवस होने के उनकी बगैर, सरपरस्ती में कह उनकी सरपरस्ती के बगैर बिजली का एक यूनिट भी चोरी नहीं हो सकता। ख्वाह प्राइवेट कोई हाउसिंग सोसाइटी है या पुराने शहर के जो पुराने इलाके हैं वहाँ पर है, और बिजली चोरी तो बिल्कुल इस पर तो कोई काम नहीं किया जा रहा। लेकिन देखिए उसका मजमूई तौर पर उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो ऑलरेडी बिल बाकायदगी से पे करते हैं। तो इस पर जो लेस्को चीफ हैं ये उनकी जिम्मेदारी है, बल्कि ये लेस्को चीफ की तनख्वाह से जो औसत बिल हो ये उनकी तनख्वाह से जाए तो इनको पता चले कि किस तरह से लोग बेचारे अपनी मेहनत की कमाई होती है, अपना बिल नहीं दे पाते और उनको औसत बिल भी देना पड़ता है। तो ऐसे में ये सारी जो इन लेस्को कंपनी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ये इनकी जेब से जाएं पैसे, तो फिर इनको पता चले कि किस तरह से 30,000 मीटर्स जो हैं वो ख़राब हैं। और फिर उसके बाद जिस पर गुस्सा निकालना होता है लाइनमैन या मीटर रीडर्स ने, उनको 2.5 मरले के घर को 2-2 लाख रुपए बिल। अच्छा जी राव साहब, एक चीज मुझे बता दे, सारिफीन पे मलबा किस बात का डाला जा रहा है जी? वाज़े तौर पे ये बताया है शायद सिफरा साहब ने, मीटर्स खराब हुए उसका मलबा डाल दिया सारिफ पर, और अंदाजे से बिल तैयार करके भेजे जा रहे हैं। डिफेक्टिव मीटर तब्दील करने के बजाय औसत बिल भिजवाए जा रहे हैं। तो आप अंदाजा करें। अब देखिए अब किसी के यहाँ अगर किसी का मीटर खराब है, हाँ। किसी घर का, उसका 4 मरले का घर है और उसका जो औसत बिल आता है, अगर आप प्रीवियस ईयर का अगर जो अगस्त है, हाँ, उसका बिल का मुआवजा करें, हाँ। तो अगर ख़राब है तो फिर उसको प्रीवियस अगस्त वाला बिल कर लें, या जितनी बिजली महंगी हुई है इस सारे अरसे में वो ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम आप। लेकिन यहाँ पर उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पर उसके 10-12 हज़ार की बजाय उसको 1,10,12 हज़ार का बिल जो दे दिया जाता है, जबकि उस कई तो केसेस ऐसे हमारे ऑफिस में ऐसे लोग आते हैं कि उन्होंने कंप्लेन भी किया है, उनका मीटर ठीक नहीं किया गया, लेकिन उसके बरअक्स उनको औसत बिल जो है वो डाल दिया गया, और वो बादशाह सलामत मीटर रीडर जो कि बादशाह सलामत क्या होता है कि आप आसपास वाले जो लोग बिजली चोरी भी कर रहे हैं उनका भी मलबा जो है वो डाल देते हैं। अफसोस सद अफसोस के लाइन लॉसेस पर जो है वो की तमाम तर जिम्मेदारी मीटर रीडर्स और लाइनमैन की, और इसके बावजूद जो किसी का मीटर अगर ख़राब है तो उनको खमियाजा भुगतना पड़ता है। उनको 2 लाख जितना साहब बहादुर का मौके पे दिल करे उतना बिल उनको जो है वो डाल देंगे। अच्छा, और उसके बाद फिर वो दरख्वास्तें लिए फिरेंगे। जो मुझे बताएं, इसके लिए कोई मैकेनिज्म भी नहीं है कि अगर आप औसत बिल डाल रहे हैं तो ये तरीकेकार है जिसको आपने फॉलो करना है। क्यों डालें? क्यों? अगर आपने 100 यूनिट अगर आपने इस्तेमाल किए तो क्यों आपको 200 यूनिट का बिल आए? अब आपने ये 30,000 जो मीटर्स खराब है इनका अगर आप डालेंगे सार्फिन पे तो मजमूई तौर पर किसी के हिस्से में 10 यूनिट आएंगे, किसी के 20 आएंगे, तो इसी तरह आप क्यों दें अपना बिल? हालत ये है कि लोग तो बेचारे 5-6-7 हज़ार का बिल देने के काबिल नहीं है, लेकिन उनको जब इस तरह से औसत बिल भी जाएगा और फिर अगर उनका मीटर ख़राब है, दुरुस्त आपने नहीं किया उसको, ठीक आपने नहीं किया, रिप्लेस आपने नहीं किया, और आपकी गलती। अच्छा जी, रिप्लेसमेंट पे भी शायद सित्रा साहब ने बताया पुराने मीटर लगाए गए हैं और कंपनी मुस्तकिल हल इसका निकालने में तलाश है। बहुत बड़ा इशू है जो कंपनी के पास नाकाम है। कंपनी तो पैसे देने हैं, मीटर लगवा लेना है। देखिए कंपनी आज तक सरकारी जो डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो डिफॉल्टर है लेस्को के, लेकिन वो बिल उनसे तो बिल वसूल कर नहीं सकी, तो फिर आगे तमाम तर जो गुस्सा है और तमाम तर नज़ला आम सार्फिन पर गिराने की कोशिश की जाती है। और ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से है। बिजली चोरी को रोकना तो दरकिनार है, बिजली चोरी का सारा जो बोझ है वो आम सार्फिन पर डाल दिया जाता है, और इस रविश को ख़त्म करना चाहिए लेस्को चीफ को। और ये ऐसी सूरत में होगा जब लेस्को चीफ को भारी भरकम जुर्माना जब वो होता तभी मेरे ख्याल से ये सूरत हाल बेहतर हो सकती है, अदरवाइज मुश्किल है। ये बहुत पुरानी ये अच्छा सारा जी, किस्से का मैं तो देख रही हूँ कि बहुत अरसे से यही तरीकेकार चलता आ रहा है कि आपका मीटर ख़राब हुआ, औसत बिल की सूरत में आपको बिल भिजवा दिया गया, और इस तरह अब ये जो ढेर मीटर्स के लगे हैं, हल लेस्को के पास कोई नहीं है, सारिफ से पैसे लेकर दोबारा से यूज़ किया गया जो मीटर है वो लगाया जा रहा है।
इसका परमानेंट हल किसने निकालना है? सारिफीन जो कि बिल भी दे रहे हैं और फिर वो बिल दे रहे हैं जो उनको पता ही नहीं उन्होंने इतनी बिजली इस्तेमाल की भी है या नहीं। हम साया मुल्क में निकालने, मुझे लगता है कि हम साया मुल्क को बुलाना पड़ेगा। नहीं, ये खासा संजीदा मसला है राव साहब, महंगाई देख रहे हैं आप, ये कंपनी, लोगों की जेबों में पहले पैसे नहीं है और उस पर बड़ा मुश्किल है। 8-10 हज़ार का बिल देना बहुत मुश्किल है और ये 8-10 हज़ार का बिल उनको आ रहा है जिनके घर में एयर कंडीशन नहीं है, कूलर नहीं है, सिर्फ पंखे और बिल्कुल माइनर से जो उनके साथ इलेक्ट्रिक की इश्यू है, ये उनके घर के बिल की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो बंदे सोचें अगर वो बिल नहीं दे सकते तो उनको अगर आप लाख सवा लाख की फटीक डालेंगे तो किस तरह मुमकिन है। और बहुत सारे केसेस हमारे ऑफिस में कंप्लेंट लेके लोग आते हैं कि हमारा 1.5 मरले का घर है, बिल 2.5 लाख रुपए आ गए। और ये अक्सर ऐसा रिपोर्ट होता है। तनख्वाह नहीं है जितने उनको बिल आ जाते हैं। सोचिए बेरोजगारी है और फिर जब आपके हाथ में 50-55 हज़ार रुपए, लाख रुपए का बिल आ रहा है तो आपके तो आसान खता और फिर उसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि उसको रिलीफ मिल जाए, इंस्टॉलमेंट कर दी जाए ताकि वो बआसानी उसको अदा कर दे। क्योंकि जो बिल जनरेट सुनता ही कोई ये बड़ी अजीब मंतक है कि जो बिल जनरेट होता है वो देना ही पड़ता है, बाद में ख्वाह उसको एडजस्ट करें। तो सबसे पहले तो इस पर कान आपको धरने हैं। नहीं तो जिसके पास इतने पैसे नहीं होंगे वो बेचारा क्या करेगा, कहाँ से एडजस्टमेंट किस तरह करेगा और वो एकदम से पैसे इकट्ठे कहाँ से करके इतना बिल देगा? इसका कोई प्रॉपर तरीका, वो सिर्फ सब्र करेगा और घबराएगा नहीं। नहीं, इसका प्रॉपर तरीके पर बिल जलाने वाली ऑप्शन भी है, बिल जलाने वाली, वो अगर आप अपना लें तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगली खबर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। 3 दिनों में 20 किलो आटे का थैला 50 रुपए महंगा हो गया। यानी एक तरफ आप देख रहे हैं कि बिजली से जुड़े मसाइल इतने ज्यादा हैं, दूसरी तरफ अगर मतवातर महंगाई होती रहेगी तो लोग किस तरह से परेशान नहीं होंगे, परेशानी बढ़ती चली जाएगी। फिलहाल ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। कुछ बात हो रही है जी शहरियों के मसाइल के हवाले से, तो जो अगली खबर हमारे पास है जी वो भी शहरियों के मसाइल के हवाले से है। अल्टीमेटली नान भाई जो कह रहे हैं कि जी वो रोटी और नान महंगा कर देंगे, उनका भी मुतालिबा, उनका भी एहतजाज, उनका भी चीज़ें महंगी करना बनता है क्योंकि 3 दिनों में 20 किलो आटे का थैला 50 रुपये महंगा हो गया है। जवाब क्या है आटे का थैला महंगा होने का राव साहब? देखिए मैडम, बात कुछ इस तरह से है कि हर साल महकमा खुराक जो है वो 15 अगस्त से 2019 तक 15 अगस्त से जो है वो सरकारी गंदम की रिलीज शुरू करता है। लेकिन हमारे यहाँ आपने अक्सर सुना होगा कि बम्पर क्रॉप है। हाँ। मतलब के और ये रिकॉर्ड टूट गए, हम सुनते रिकॉर्ड टूट गए। हाँ। लेकिन क्या वो गंदम चूहों को खिलाने के लिए है? वो पड़ी रहे, उसको इसलिए रखी है कि कहीं इंसान ना इस्तेमाल कर लें, इसलिए शायद बम्पर क्रॉप की बार बार जो भाषण है वो दिए जाते हैं। अब सूरत हाल ये है कि महकमा खुराक की इसमें जो गफलत है वो उसका इंकशाफ हुआ है क्योंकि 15 अगस्त की बजाय 15 रोज़ का वक्त दिया गया फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से और उसके बाद इसको मज़ीद अब बढ़ाने को एक्सटेंड करना चाह रही है गवर्नमेंट के। इसको 1 अक्टूबर को सरकारी गंदम जो है वो रिलीज़ की जाएगी और जवाज़ ये बनाया जा रहा है कि 8,50,000 मेट्रिक टन से ज़ायद गंदम जो है वो फ्लोर मिल्स के पास मौजूद है। ताहम अगर मौजूद है तो उसी के हवाले से चेयरमैन पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रज़ा की जानिब से एक कल ख़त भी लिखा गया है महकमा खुराक को और पंजाब हुकूमत को और उसकी कॉपी PS2 वज़ीर-ए-आज़म और चीफ सेक्रेटरी को भी भिजवाई गई है ताकि कम अज़ कम इनके नॉलेज में रहे। अगर कल को आटे की कीमत मज़ीद बढ़ती है तो इनको अंदाज़ा हो कि क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आपने सरकारी गंदम अभी तक रिलीज़ नहीं की और जिस ज़ख़ीरे की बात की जा रही है कि फ्लोर मिल्स के पास है उस ज़ख़ीरे 988 फ्लोर मिल्स हैं और वो सिर्फ चंद रोज़ में ये ज़ख़ीरा खत्म हो सकता है। और ऑब्वियसली ये मसनूई है और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी महकमा खुराक पर आयद होती है कि महकमा खुराक ना तो अभी तक फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के साथ कोई बातचीत को आगे बढ़ा रहा है और ना ही जो सरकारी गंदम है वो रिलीज़ की जा रही है। आप भले ही जो सरकारी आपका रेट है उसको बढ़े और अगर
उसमें इसी लेटर में यह भी कहा गया है कि अगर आप मज़ीद ताख़ीर करते हैं तो फिर मार्केट की सूरत हाल और भी ख़राब होगी। आपका बम्पर क्रॉप होने का भाषण जो है अब वो मजीद नहीं चलेगा, वो कोई नहीं सुनेगा। सर ये और तो पुरानी आटे की कीमतें अब देखिए, महंगे बिल आ रहे हैं। अब देखिए आटे की 20 किलो आटे का 20 किलो आटे का जो थैला है उसकी कीमत 1060 से 1080 रुपए तक होनी चाहिए, जो 1150 तक पहुंच चुकी है। और रावलपिंडी में इससे भी जायद है। रावलपिंडी में ऑलरेडी 1150 की हो चुकी हुई थी जब यहाँ पर 1120 का था। तो क्या चाहते हैं कि मज़ीद जो कीमत बढ़े, तो इसमें फौरी तौर पर सूबाई वज़ीर खुराक की मुदाखलत जो है वो ज़रूरी है कि अगर आपने सितंबर में भी गंदम रिलीज़ नहीं की तो फिर ऑब्वियसली जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन है उसके पास भी ज़ाहिर है अब वो हड़ताल पे भी जा सकते हैं और मज़ीद रोक भी सकते हैं, जिसकी वजह से मज़ीद मार्केट में सूरत हाल ख़राब होगी और आटा जो है वो शहरियों की पहुंच से बाहर होता चला जाएगा। ये एसोसिएशन और महकमा खुराक की लड़ाई में और मियां असलम इकबाल साहब के दावे और उनके वो बयानात आज मुझे याद आ रहे हैं। रोटी इतने की हुई तो वो उन्होंने कहा था मैं रिजाइन कर दूंगा, वही तो कह रही हूं, उन्होंने कहा था मैं रिजाइन कर दूंगा कि अगर रोटी की कीमत बढ़ी तो मैं और अब देखिए 10 रुपए की रोटी होगी, कोई रिजाइन नहीं आया। मैं वही कह रही हूं तो ये सियासी इदारे अपनी जगह पर, मैं कल खुद मौजूद था और आप देखिए हम रोटी की कीमत चूंकि सरकारी जो है वो 8 रुपए है और अब 10 रुपए में फरोख्त हो रही है। जब 6 रुपए सरकारी रेट था तो 8 रुपए की फरोख्त हो रही थी और अब 10 की हो रही है और बड़ा मजीद बढ़ेगी, इंतजामिया का, हुकूमत का ये जो आपकी कीमतें हैं आप उस पर भी इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते हैं। एग्जैक्टली। अब देखिए अपनी कीमतों पर इम्प्लीमेंट तो तभी होगा ना जब आप तंदूर नान भाइयों का गला तो पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये राइट पे हैं, नान भाई भी राइट पे हैं। और देखिए जब कीमत इस तरह से बढ़ती चली जाएगी, कीमत इस तरह से बढ़ती चली जाएगी महकमा खुराक की गफलत की वजह से, तो फिर आप क्या करेंगे मुझे बताएं? कोई और ऑप्शन रह जाती है? यही बात वो कल कर रहे थे नान भाइयों से बात। सस्ती रोटी कैसे 760 रुपए का थैला था जो 1150 रुपए का हो चुका है। सही। ये 390 रुपए का इजाफा है। मुझे बताएं ये कौन इसको पूरा करेगा? तकरीबन 400 रुपए, और तकरीबन 400 रुपया। और अब चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन ने इंदिया दिया कि ये मजीद बढ़ सकता है अगर आप इसी हठधर्मी पर बरकरार रहेंगे और बम्पर क्रॉप का आप इस पर शामियाने बजाते रहेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं होना। ये इंसानों के लिए है और रिलीज करें फौरी। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस पर फिर अगर आप ये कहें कि जी नान भाई एहतजाज करें, वो भी लाजवाब है। सारा मार्केट पे आना है, बिल्कुल मजदूर पे आना है, बराह रास्त आम आदमी पे इम्पैक्ट आना है। जाहिर है जिसने आम आदमी बेचारा क्या करे, ऑलरेडी 2 वक्त की रोटी जो है वो कमाना दोबर हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद मुश्किलात इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। ये तो थी महंगाई की चीनी 110-15 मुझे ना खबर वाइंड अप करने दें। महंगाई बन गया अवाम का मुकद्दर। ये सिर्फ और सिर्फ वादे दावे बातें, अवाम को भी पता चल गया कि अभी तो फिलहाल इत्तलात कह रहे हैं कि आमदनी में बड़ा इजाफा हुआ है। आपकी आमदनी में इजाफा हुआ होगा, हमारी आमदनी में तो कोई इजाफा नहीं हुआ। हमें मिलवा दें किन लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ। चले मान लिया आप कहते हैं हुआ होगा, जाए ना मार्केट में अभी भेजे रिपोर्टर, आप जनरल लोगों से बात कर लें, आपको पता चलेगा कितना की इजाफा हुआ है। ट्रेडिंग कम्युनिटी की नाक में आपने दम कर रखा है। हमें तो ऐसे लोग नहीं मिलते हैं, आप ही दिखा दें, आप ही उन लोगों को मंजर आम पे ले आए जिनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। आपकी में जरूर हुआ है, प्राइम मिनिस्टर की तनख्वाह में जरूर इजाफा हुआ है, चीफ मिनिस्टर के अलाउंसेस में जरूर इजाफा हुआ है, सेक्रेटरीज की जो अनाउंसेस है उनमें जरूर इजाफा हुआ है। राव साहब जो है ना दुखी दिल के साथ ये सब चीजें बता रहे हैं कि आम आदमी की तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं हुआ, इजाफा हुआ है। और ये वो किस्से और कहानियां और कहावतें हैं जो अगर ये अपोजिशन के बेंचेस पे होते ना तो इन्होंने मुल्क में तूफान बर्पा किया होना था। कहीं इन्होंने लॉकडाउन की कॉल देनी थी, कहीं इन्होंने हड़ताल की कॉल देनी थी, कहीं इन्होंने इसी तरह से। आपके दिल की आवाज थी, मैंने कहा चले नाजरीन तक पहुंचा दे कि किन लोगों की तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। ये अंदर से फीलिंग थी राव साहब की जो मैंने शेयर कर दी है। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे। शहर की तरक्की के लिए जी रकम मुख्तस की गई थी लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो सकी। बजट इस्तेमाल ना करने में शहर का पहला नंबर है शहर लाहौर का। बजट इस्तेमाल ही नहीं हुआ। एक तरफ हालात ये हैं जी, हम कह रहे हैं फलां काम नहीं हो रहा, फलां काम नहीं हो रहा। जिन्होंने ये बजट इस्तेमाल करना है उनकी गैर संजीदगी का आलम ऐसा क्यों है? ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। अगली खबर क्या है जी? अदम दिलचस्पी ये किसकी है जी? हुकूमत की अदम दिलचस्पी तब्दीली सरकार के दौर में तरक्याती मंसूबों का बजट ज़ाया करने और इस्तेमाल ना करने वाले अजला में शहर लाहौर का पहला नंबर है। राव साहब, कोई पूछता नहीं है कि इतना बजट था, इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? मसाइल शहर के इतने ज़्यादा हैं, बजट मख्तस कर दिया गया, क्या बजट मिलता नहीं है? हम बजट नहीं, हम बचत की पॉलिसी पर गामजन है, इसलिए बचाए हैं पैसे ये हमने। अच्छा, आप कह रहे हैं बचाए हैं, मेरे सवाल का जवाब दे दें फिर। ये जो बजट इस्तेमाल नहीं होता, ये पैसे कहाँ जाते हैं? ये पैसे ऑब्वियसली जिन डिपार्टमेंट्स के हैं, बुनियादी तौर पर तो 30 जून के बाद जो बजट में पैसे रखे जाते हैं वो लैप्स कर जाते हैं और वापस इनको दोबारा से इनकी मंजूरी लेकर खर्च करना होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि यहाँ ये तो अली रामे की स्टोरी है सिर्फ 56 करोड़ की। हाँ। यहाँ तो अरबों रुपए के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो शुरू किए गए और उसके बाद फिर उनकी तरफ देखा तक नहीं गया, महज इसी वजह से कि शायद वो साबका हुकूमत के थे। हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं कि लाहौर शहर में आपके 12 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस थे और 12 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस में सिर्फ एक जो है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर आपने बना रखा है आज़ादी चौक वाला। और आप इमेजिन करें कि अगर आप ये 12 के 12 मुकम्मल होते, जो कि कोई 10% रहता था, कोई 15%, कोई 20%, इससे ज़्यादा काम नहीं था बाकी का। शायद एक आध थे जो 70% जिनका काम हुआ था, 30% रहते, बाकी सभी इससे ऊपर थे। और ये 2018 में मुकम्मल होने चाहिए थे, आपने नहीं किए। अगर सोचें कि अगर आपने ये मुकम्मल किए होते तो आपके पास लाहौर शहर में 12 मेगा क्वारंटीन सेंटर्स होते, इन्हीं को आप वैक्सीनेशन सेंटर्स में तब्दील कर सकते थे, इन्हीं को आप मुख्तलिफ तकारीब के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किए। ये मंसूबे थे जो जिनमें फंड्स इस्तेमाल नहीं हो सके, अवामी फलाह के मंसूबे कहा जा रहा है। और इसी तरह ही अब आ जाए दूसरी बात, और देखिए स्पोर्ट्स का आपने हशर देख लिया क्या हुआ ओलंपिक्स में। 15 साल से विराजमान हैं पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन पर ब्रिगेडियर साहब, और पता नहीं इन्होंने कब रिटायर होना है। इनकी रिटायरमेंट के लिए पता नहीं किसकी इजाज़त चाहिए कि ये रिटायर हों। इनको वैसे ना तो इनको कोई खुदा का खौफ है और ना ही इनको कोई पशेमानी होती है कि मुल्क की कितनी बदनामी इनकी वजह से हो रही है। और ये दूसरी जानिब देखें, एक तरफ वो है ओलंपिक्स की सूरत हाल जिसको 4 साल बाद हम रोना रोते हैं, दूसरी जानिब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस जो कि यूथ के लिए बनाए जाने थे जहां पर, और यही हालत है। चीजें मेंशन सिर्फ करनी थी मेरे पास। अगली खबर का कहा जा रहा है टाइम बहुत कम है जी, और ये खबर भी डिस्कस करना इसलिए जरूरी है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल शहर की बिगड़ती चली जा रही है जी। नॉन स्टॉप वारदातें, 24 घंटे में 6 घर लुट गए, 4 राहगीर मोबाइल फोन गवा बैठे। ये खबर रिपोर्ट हुई है और मैं आपको बड़े वसूख से कह सकती हूँ, दावे के साथ कह सकती हूँ कि कल के रोज की अगर ये खबर है तो कल शहर में जितनी रिपोर्ट हुई है उससे डबल ट्रिपल वारदातें हुई होंगी। FIR नहीं कटती, FIR बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, FIR ही नहीं कटती। ये तो वो वारदातें हैं जिनकी FIR कट गई और वकास साहब ने इनको रिपोर्ट कर दिया। अदरवाइज तो बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते। और यहाँ हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहने का रवाज ज्यादा है, क्योंकि अब मैं सिर्फ एक छोटा सा वाकया शेयर कर दूं। जो इलेक्शन का मामला है, ये जो है वो शादमान के कौमी मरकज़ के हवाले से, और वहाँ पर जिस शख्स ने एप्लीकेशन दी है साबका प्रेसिडेंट के खिलाफ, उस पर एतराज़ात उठाए हैं, उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। और सदर साहब के असर रसूख की वजह से उल्टा जिनको हब्से भेजा में रखा गया उनके खिलाफ FIR होगी। और ये थाना शादमान का वाक़या है और आज वो मुकदमा भुगत रहे हैं। ये हालत है। कहते हैं कि जाली जो है वो मुकदमात नहीं हो सकते, हो तो रहे हैं सारा कुछ पूरे शहर में। और अगर किसी के साथ वारदात होगी उसकी FIR नहीं होगी, असर रसूख वाला FIR आज भी करवा लेगा और कोई पूछने वाला नहीं है। लाहौर पुलिस ने हम ये समझ रहे थे कि शायद डोगर साहब के यहाँ पर चार्ज लेने के बाद सूरत हाल काफ़ी बेहतर होगी, क्योंकि इन्होंने जो बदमाश और जो गुंडा नासिर थे उनके खिलाफ काफ़ी कार्रवाइयाँ की। और निचली सतह पर अमन व अमान के हवाले से भी इनके अज़ाइम तो अच्छे थे, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि हर रोज़ वाक़यात भी रिपोर्ट हो रहे हैं और जाली मुकदमात का अंदराज आज भी जारी है। हाँ। सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, उसके बावजूद जाली मुकदमात का अंदराज जारी है। तो ऐसे में
वारदातें ना हो, यानी जाली मुकदमात का इंदराज हो सकता है। जो बंदा राइट पे है, जिसके साथ ऑलरेडी जो है परेशानी है, जिसके साथ हुई है, मोबाइल छिन गया, घर टूट गया, अब इससे बढ़कर क्या बात होगी कि 15 की कॉल हो और मुझे हब से भेजा में रखा जाए, मैं कंप्लेन करूं, मेरी कंप्लेन को एंटरटेन ना किया जाए और उल्टा मेरे अगेंस्ट मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। ये हो रहा है, ये आज भी हो रहा है, थाना शादमान में ये हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है और आम आवाम की सुनवाई कहीं नहीं है। और वो जो कहा जाता ना कि शहर सेफ है, लोग सेफ हैं, वो अब सिर्फ बातों तक ही रह गया। कितने लोग सेफ हैं, किस तरह से वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं, इसका अंदाज़ा मेरे ख्याल से आम आवाम के अलावा और किसी को नहीं है। राव साहब थैंक यू सो मच। नाज़रीन ब्रेक के बाद हेडलाइंस जानिएगा, जिसके बाद एक बार फिर से शो में हाजिर होंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बहुत ही स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ऑल्दो ये चीज़ें हम नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, ह्यूमन नेचर है कि जिस चीज़ का आप अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा शोर सुन रहे होते हैं, आप बस उसी शहर में मुब्तला हो जाते हैं, उन्हीं चीज़ों की आप केयर करते हैं। अलबत्ता लोग मुझे कोविड की केयर करते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन कल हमारी लीड स्टोरी थी और आपके साथ ये खबर हमने शेयर की थी कि किस तरह से डेंगू केसेस भी सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में सूरत हाल क्या है, डेंगू के मरीज़ किस पोजीशन के साथ आ रहे हैं और फिर अस्पतालों में इसके लिए इंतजामात क्या कर रखे गए हैं और फिर डेंगू मरीजों का इलाज मुआलजा डायग्नोस किस तरह से होना है। कोविड के साथ साथ अगर डेंगू भी है तो किस तरह से इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा कि आया आपको कोविड है या फिर डेंगू है, इलाज इसका क्या है, आपने एहतियात किस तरह से करनी है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। डायरेक्टर इमरजेंसी एंड फोकल पर्सन डेंगू म्यू हॉस्पिटल डॉक्टर बख्तियावर साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? बिल्कुल फाइन, आप कैसे हैं? खैरियत? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा, डेंगू का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अस्पतालों में केसेस अब बढ़ना शुरू हो गए हैं, किस तादाद में मरीज आ रहे हैं और किन अलामात के साथ आ रहे हैं? इसमें सबसे पहले ये है कि प्रोटोकॉल हर पब्लिक सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में इसका प्रोटोकॉल है और हर जगह इसके ऊपर सारे जो स्टाफ है वो अपॉइंट हुआ है जिन्होंने ट्रेंड स्टाफ होता है। अच्छा, यानी हम ये कहें कि अलहदा से डेंगू के लिए यूनिट भी बने हैं, जी, मेडिसिन भी मौजूद है, टेस्टिंग फैसिलिटी है, ट्रेंड स्टाफ भी हमारा मौजूद है, वो डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स सारे इसमें शामिल होते हैं। हमारे सबसे पहले जब पेशेंट आता है उसकी अलामात सिम्टम्स के साथ आता है, वो 2 से 5 दिन का जिसका बुखार नहीं उतरता, फीवर है उसको और वो हाई ग्रेड है, लो ग्रेड है, वो आता है हमारे पास, लेकिन उसके साथ सिम्टम्स 2 और होनी चाहिए, जैसे हेडिक है, मैल्जिया है, जिस्म में दर्द हो रहा है, पेन के साथ आ रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं कि हम उसका CBC टेस्ट कराते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम अगर स्पेसिफिकली डेंगू की बात करें तो डेंगू के साथ हम नॉर्मल मच्छर भी काट जाए, जिसको हम कहते हैं कि जी आपको बुखार वैसे हुआ है, मलेरिया है, तो इन चीज़ों को भी हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले ये होता है कि जब हमारे काउंटर पे आता है उसकी रजिस्ट्रेशन होती है, फिर उसको हमारे CBC टेस्ट कराया जाता है। अच्छा। CBC में फिर वो सस्पेक्ट, उसके साथ अगर फीवर है तो 2-3 अलामात और उसको नमूदार हो रही हैं, जैसे आपके एब्डोमिनल पेन का मैंने बताया है, मैल्जिया का बताया है, ऑर्बिटल आपके जो है इधर पेन हो रहा है, ये सारी अलामात से फिर हम क्या करते हैं उसका टेस्ट कराते हैं CBC। अच्छा, CBC में क्या होता है WBC और प्लेटलेट्स अगर वो कम हैं, हाँ, ठीक है, तो फिर आप कहते हैं कि ये सस्पेक्टेड पेशेंट है। अच्छा। तो हम क्या करते हैं उसको फिर हम उसका जो है वो एडमिट करके प्रोबेबल पेशेंट आ जाता है वो कि ये डेंगू का ही लगता है। तो 3 स्टेप्स है इसमें, एक सस्पेक्टेड, एक प्रोबेबल और एक कंफर्म्ड। अब इसको कैसे किया जाता है हॉस्पिटल में कि काउंटर हमारा बना है, वहाँ से हमने टेस्ट कराया पेशेंट को, फिर हमारे डॉक्टर्स ने देखा उसको, ये अलामात पूछी, सिम्टम्स उससे पूछी, डायग्नोज किया थोड़ा बहुत उसको, फिर हमने उसको प्रोबेबल करके उसको एडमिट करा दिया। और जब ये पेशेंट आता है तो ये जब प्रोबेबल हो जाता है या उस पर ये डैशबोर्ड पे भी चला जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में, ये पूरा क्राइटेरिया बना हुआ है और ये वहाँ से हमें तादाद वहाँ से तादाद जी, ये प्राइवेट सेक्टर के भी गवर्नमेंट सेक्टर के ये डैशबोर्ड है, PBIT ने बनाया हुआ है। तो वो हमें सारा फिर वहाँ से सेक्रेटरीज, चीफ सेक्रेटरीज, मिनिस्टर साहिबा, ये सारे लोग जो हैं साहिबान, ये इसको देखते हैं। DG हेल्थ वहाँ भी है, ये
इस तरह ये सारा जाता है, डाटा फिर कलेक्ट हो गए, फिर आपको बताया जाता है कि कितने डेंगू के पेशेंट्स जो हैं इस वक्त हमारे पास हैं, सस्पेक्टेड, प्रोबेबल और कंफर्म। अच्छा जी, अब डॉक्टर साहब अगर आप मौजूद हैं तो आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मलेरिया की भी उतनी केयर क्या करनी पड़ती है? मलेरिया जो होता है वो डेंगू से किस तरह डिफरेंट वो जो है ना उसमें शिवरिंग वगैरह आ जाती है मलेरिया में, और ये होता है कि वो कभी ज़्यादा हो जाता है बुखार, कभी कम हो जाता है, लेकिन ये कॉन्टीन्यूसली बुखार रहता है। इसमें जो है वो 2 से 5 दिन होते हैं, 10 दिन तक भी चलता है ये, ठीक है। इसको फिर कवरेज यही है कि आप प्रोबेबल में जाएंगे, प्रोबेबल जब एडमिशन हो जाता है उसका, फिर उसके 2 फॉर्म्स हम देते हैं फिल करने के लिए, एक ओ फॉर्म होता है और एक आर फॉर्म होता है। ओ फॉर्म में हम सारी उसकी डिटेल्स देते हैं कि क्या क्या है उसको। उसके बाद हम जब उसको एडमिशन के बाद उसको कंफर्म करना चाहेंगे पेशेंट को, नहीं उसकी सिम्टम्स सेटल डाउन हो रही, तो फिर हम उसका जो है ना सीरोलॉजिकल टेस्ट कराते हैं। सही। वो क्या होता है PCR, जिसमें IgM और साथ NS1 जो होता है ये टेस्ट होता है। वो कंफर्मेशन होती है इसकी कि ये अगर वो रिएक्टिव है, आ गया पॉजिटिव, तो वो कंफर्म पेशेंट होता है। ठीक है। और जो अगर नॉन रिएक्टिव है तो वो डेंगू नॉन पेशेंट है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मेयो हॉस्पिटल से आपका ताल्लुक है तो हॉस्पिटल में टेस्टिंग फैसिलिटी है? सारी हैं हमारे तो, पैथोलॉजिकल लैब है और सीरोलॉजिकल टेस्ट PCR वगैरह सारे हो रहे हैं। यानी ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं उसके चक्कर लगवाए जा रहे हैं? नहीं, उस पेशेंट को मैंने बताया ना उसका फुल प्रोटोकॉल है, हमारा डेस्क बना हुआ है, उसके बाद वार्ड बना हुआ है हमारा डेंगू वार्ड, फिर HDU भी है जो अगर बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा उसकी जो है सेटल डाउन नहीं हो रहा, तो हम HDU में ले जाते हैं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट। अब मौसम की तब्दीली के साथ लोगों को बुखार हो रहा है, वो अब लोगों ने घरों में एयर कंडीशन भी लगाए हैं, अब वो जो बुखार हो रहा है, हर किस्म के बुखार में आपको टेस्ट कराना है कि डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन पर? अब लोग बड़े परेशान है ना, या डेंगू का टेस्ट कराएं, कोविड का कराएं, किसका टेस्ट कराएं? कोविड का टेस्ट अलग होता है, PCR वो तो होता है, लेकिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे आपको डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे सारा हो रहा है, क्योंकि ये सारा प्रोटोकॉल दिया जा रहा होता है वहाँ पर। लेकिन ना सिम्टम्स तो दोनों में ऑलमोस्ट यही है कि आपको हमारे मेडिकल यूनिट है उसकी वो फोकल पर्सन भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर महमूना, वो इसको लोग उनके हेड भी हैं HOD, उनका पूरा यूनिट जो भी मेडिकल का यूनिट होता है वो फिर इधर से हम लेके जाते हैं, डेंगू वार्ड में एडमिट हो जाता है पेशेंट और वहाँ उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। अच्छा जी, अब कुछ चीज़ें हैं कि आप उसके जब यूज टू हो जाए ना तो आप उसकी एहतियात भी इस तरह नहीं करते। बहुत सारे लोग कोविड की एहतियात जिस तरह पहले कर रहे थे, आपने देखा फैमिली में बहुत सारे लोगों को है, लोग रिकवर हुए हैं, तो आपको कुछ नहीं होगा। अब सेम केस डेंगू में भी है। डेंगू कितना खतरनाक है, टाइमली इलाज ना हो तो इसका खतरा कहां तक पहुंच सकता है, ये जानलेवा है नहीं है, तरीका इलाज क्या है? अगर आप घर में ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डॉक्टर साहब क्या डेंगू बहुत खतरनाक है? इसको एज खतरनाक सीरियस जब इसकी स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस हैं, जब ये 3rd स्टेज आ जाती है उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अब हम लोग नॉर्मली देखते हैं ना, लोग घर में ही इलाज करना शुरू कर देते हैं। वो नहीं होता, क्योंकि ये इम्यूनिटी तो पैदा होगी लोगों में, क्योंकि ये कब से चल रहा है और कब से ये हम इसको सर्वेलेंस कर रहे हैं, फिर घरों में भी सर्वेलेंस हो रही है, हॉस्पिटल्स में भी सर्वेलेंस हो रही है, फिर गाइडलाइंस भी आई हुई हैं, इसकी SOPs भी आई हुई हैं। तो इस तरह ये जो है ना हमारे इम्यूनिटी इतनी डेवलप हो गई, हम सीवियरिटी की तरफ नहीं जाते, हम इसको पहले टैकल कर लेते हैं। टैकल ऐसे होता है कि हम जो है हॉस्पिटल्स में भी प्रोटोकॉल है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी प्रोटोकॉल है कि आप CBC टेस्ट कराएं, उससे हम डायग्नोज कर लेते हैं और आगे फिर उसको फर्दर प्रोबेबल और डेंगू मरीज के लिए हॉस्पिटल एडमिट होना कितना ज़रूरी है, और आइसोलेशन में रहना, जिस तरह हमने कोविड पेशेंट को देखा, ये सारा प्रोटोकॉल जरूरी है? प्रोटोकॉल पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में है। अच्छा। इसमें क्या होता है कि जब आइसोलेशन वार्ड बनाते हैं उसमें नेट लगी होती है जी, वो हम दिखा भी रहे हैं अपने नाजरीन को कि हॉस्पिटल्स में किस तरह से वार्ड्स अलग से डेंगू के बनाए गए हैं। उसमें वार्ड्स होते हैं, फिर सारी मेडिसिन रखी जाती है, फिर उसमें बकायदा नर्सिंग स्टाफ, ये देख सकते हैं आप, ये अलग से जो वार्ड बनाए गए हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। नर्सिंग स्टाफ हैं उसके अंदर, नर्सिंग स्टाफ के अलावा पैरामेडिक्स हमारा दूसरा स्टाफ होता है, जो लैब टेक्नीशियंस हैं हमारे, वो आगे टेस्ट लेते हैं, तो इस तरह। और फिर जो उनके साथ लोग होते हैं, फिर हम उनको कहते हैं कि आपने भी टेस्ट कराना है कि आपको ना हो, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ है। अच्छा। एक से दूसरे को लग जाती है, इसलिए कि मच्छर ने काटा है तो वो दूसरे को भी घर में काटा होगा। हाँ। तो इस तरह, लेकिन उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है तो वो उसको फील नहीं हो रहा होता। तो इसलिए हमें, जैसे आप देखें कंफर्म जब पेशेंट आता है एडमिट हुआ हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि जिस एरिया में वो रहता है
जहाँ पर वो काम करता है, हम उस एरिया में वो सारी जो है वो स्प्रे करवाते हैं मेडिसिन का। वो सारा स्प्रे होता है एंटी डेंगी जो है, उससे फिर ये है कि IRS कहलाता है वो, तो उसके 10 घर चारों तरफ ना हम वो करवाते हैं। सही। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल एक ये है कि हर डेंगू के मरीज को हॉस्पिटल में ही एडमिट होना है कि घर में भी इलाज मुमकिन है? आपका डॉक्टर्स आपको दवाई जो कंफर्म नहीं है ना, और उनको ये सिम्टम्स थी, माइल्जिया है, फीवर है, तो उनको हम कहते हैं कि घर में आइसोलेट हो जाएं आप। ठीक है, और अपना ये जो सिम्टम्स हैं आपकी, इसको सेटल डाउन करें और उसको मेडिकेट करके भेजते हैं हम। सही। ठीक है कि ये मेडिसिन लेनी है और आपने इसका फॉलोअप भी कराना है, आपने वापस आके चेक भी कराना है 5 दिन के बाद, जब आप सही हो जाएं, क्योर हो जाएं। तो इस तरह भी ये प्रोटोकॉल की वजह से अब डेंगू की तरफ जो है वो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने तो इसको फुलफिल रखा है। अच्छा जी, एक मुझे आपसे चीज़ ये पूछनी है कि अगर इसके इलाज में डिले हो, अगर आप एहतियात ना करें तो ये जानलेवा भी हो? ये जानलेवा है, क्योंकि इसमें तो एकदम आपके वेसल से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जितने भी हैं आपके उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, हेमरेजिक शॉक हो जाते हैं शुरू इसमें, और उसके अलावा कि ब्रेन के डेड होने का खतरा होता है। ब्लीडिंग ज़्यादा डिसऑर्डर है इसका। सही। तो जी आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। आप इसको ये नहीं कर सकते कि जी आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, आप घर में ही इसका इलाज कर सकते हैं, मुमकिन नहीं है। हमने इससे बचाव के तरीके यही है कि सर्विलेंस है। हाँ जी, जो हमें पहले अवेयरनेस दी थी, अब हमारे पास कि जब पेशेंट आते हैं हम उसके पम्फलेट भी हैं हमारे पास। हम आपको दिखा भी सकते हैं उसका कि हमने वहाँ पम्फलेट और अवेयरनेस दी हुई है लोगों को। चलें जी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल मैं देख सकती हूँ। ये सारे बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे इसको हम ये है कि हम और ये चीजें ना नाज़रीन आपके फिंगर टिप्स पे हैं कि आपने एहतियात किस तरह से करनी है, वो चाहे कोविड की है, वो चाहे डेंगू की है। खैर, इसका इलाज क्या है, कौन कौन सा इलाज यहाँ पर मौजूद है और किस तरह से डेंगू मरीजों का अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और हम डिस्कस कर रहे हैं जी। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौजूदा डेंगू की सूरत हाल, उसकी एहतियात क्या है, इलाज क्या है, कौन से मरीज़ डेंगू के घर में जो है वो अपना ट्रीटमेंट जारी रख सकते हैं, कौन से मरीज़ किस स्टेज पे अस्पताल में उनका जो है एडमिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब ने ये भी बता दिया कि खुदा न खास्ता अगर इलाज नहीं कर सकते तो ये जानलेवा भी है। इसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि नॉर्मल बुखार है, घर में आप इलाज करते रहें तो आप इससे जो है छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अब हमने पूछना है जी, मौसर इलाज डेंगू का यहाँ मौजूद है? कितने दिनों में एक पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाता है? डॉक्टर साहब, इलाज क्या है? इलाज इसका ये है कि डॉक्टर्स जब उसको देखता है, अगर वो सस्पेक्टेड है और उसके आगे जो है कोई सिम्टम्स नहीं आ रही, टेम्परेचर वगैरह आ रहा है, तो सिंपली उसको पैरासीटामोल पे देते हैं ताकि उसका बुखार जो है फीवर सबसाइड हो जाए, कंट्रोल हो जाए। उसके अलावा कोई एंटीबायोटिक, कोई दूसरी आइबुप्रोफेन वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं देते। और साथ सिंपल ORS जो है, निम्पोल वगैरह, वो पानी की शॉर्टेज की वजह से उसको दिया जाता है, डेफिशिएंसी की वजह से वो किया जाता है। जब कन्फर्म्ड हो जाता है पेशेंट तो फिर उसके डिफरेंट होते हैं, जो सिम्टम्स होती हैं, अलामात होती हैं, उसके मुताबिक हम उसको रखते हैं। उसमें मेडिसिन भी होती हैं, साथ फ्लूइड भी होते हैं। अच्छा जी, फ्लूइड भी साथ साथ देने होते हैं और उसकी भी फ्लूइड थेरेपी जो है वो बड़ी क्वान्टिटेटिव होती है कि उसको हमने नाप तोल के जो है वो देनी है। यहाँ पे आपके डॉक्टर का रोल जो है वो मैटर करता है। यहाँ क्योंकि जब रिकवरी पेशेंट की हो रही होती है उसमें फ्लूइड वापस, जो उसका अपना फ्लूइड होता है वो वापस जा रहा होता है, और हम जब ये वाला फ्लूइड भी देते हैं ज़्यादा तो वो फिर ओवर फ्लूइड। डाइट का रोल इसमें क्या होता है? अच्छी डाइट भी साथ लेनी पड़ती है? अच्छी डाइट का नहीं है इसमें। अच्छी डाइट में ये है कि आपने फ्लूइड थेरेपी करवानी है, जैसे निम्कोल है, ORS वगैरह देना है ताकि जिस्म में है ना उसकी नमकियात की कमी ना हो। ठीक है, वो हम उसको जारी रखते हैं। बल्कि जो साथ आए होते हैं लोग, उनको भी कहते हैं कि भाई थोड़ी सी सिम्टम्स आ रही हैं तो आप पैरासीटामोल और ORS ले सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, घर में स्प्रे करवाएं। अब इसमें ये है कि इलाज जो है वो कन्फर्म मरीज़ों का वो भी स्पेशलिस्ट ही हमारे करते हैं, मेडिसिन के जो स्पेशलिस्ट हैं वो फिर अपने उसके हिसाब से कौन कौन से जी बहुत सारी चीज़ें देख के इलाज शुरू। वो जो है ना वो बड़ा गलत होता है, क्योंकि हर जगह डॉक्टर मौजूद हैं और फ्री ऑफ कहते हैं कॉस्ट आपका ट्रीटमेंट किया जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट सेक्टर्स में सारा फ्री है। तो वाई यू आर नॉट कमिंग हेयर कि आप कहीं और जा रहे हैं सोशल मीडिया पे जी ये खा लें वो कर लें। तो इस तरह वो काफ़ी जो है ना कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, क्योंकि बीमारी जो है वो ज़्यादा जो है सीवियरिटी की तरफ चली जाती है और उसको फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है।
तो हमारा ये इंस्ट्रक्शंस भी है, पब्लिक मैसेज भी मैं देना चाहूँगा लोगों को कि आप जो है खुदाया कि जो प्रोटोकॉल्स पहले किए थे जब 2015 वगैरह में ये आया था, उस वक्त जो है आपने पानी जो है जो फ्रेश वाटर है कहीं बोतल में रह गया है, कहीं फ्रिज की, अब लेडीज़ जो अपने घर में प्लांट्स जो लगे हैं उधर पानी ना ज़्यादा खड़ा हो, बस पानी नहीं होना चाहिए, फ्रेश वाटर का ये है कि ये फ़ौरन ही ग्रो करता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपनी बढ़ाता रहता है पॉपुलेशन, और उससे भी ज़्यादा सिवियरिटी आ जाती है। हमें अभी भी सर्वेलेंस की तरफ ही जाना है, हमें इससे बचने के लिए अभी भी सर्वेलेंस की तरफ जाना है। हम इग्नोर कर रहे हैं कि फ्रिज की हम ट्रे नहीं खोल के देख रहे हैं, हम पानी खड़ा है कहीं कहता है उसमें कूलर्स में, उसको पानी को नहीं साफ करेंगे, हमारी लेडीज़ का ज़्यादा उसमें अमल। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमने आपको बताया कि जी किस तरह से इलाज मौलजा डेंगू के मरीज़ों का अस्पतालों में चल रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं, एहतियात के अलावा हल कोई नहीं है, और सिम्टम्स भी हमने आपसे जिक्र कर लिया। अगर आप कंफर्म पेशेंट है तो उसका इलाज क्या है वो भी हमने आपके साथ जो है वो डिस्कस कर लिया कि किस तरह से आपने एहतियात करनी है। डॉक्टर साहब, डेंगू के पेशेंट्स के लिए इलाज जो हमने सोशल मीडिया का जिक्र किया कि बार बार वहाँ से लोग जो हैं फॉलो करके खुद ब खुद इलाज इसका शुरू कर देते हैं, घर में होम रेमेडी पे आ जाते हैं, ये जो डिले होता है इसका नुकसान हो सकता है? डिले का तो नुकसान यही है कि अगर किसी को कंफर्म पेशेंट है, उसने टेस्ट भी नहीं कराए, तो वो जारी बात है कि डेथ की तरफ जाएगा, क्योंकि ब्लीडिंग वगैरह शुरू हो जाएगी। जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है उसको भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जब स्टेज गुजर जाती है, लास्ट स्टेज आ जाती है, तो फिर वो हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं और उस वक्त जो है ट्रीटमेंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द डॉक्टर्स। तो इसके लिए यही है कि अवेयरनेस जब है आप लोगों को, क्योंकि पुराना सिलसिला शुरू हुआ है 2015 से हमारा स्टार्ट हुआ है, तो इसको कोई नई चीज़ नहीं है, इसलिए आपको बेसिक चीज़ों का पता भी है। इलाज से बेहतर एहतियात कहा जाता है। जरूरी है। एहतियात क्या है? एहतियात इसकी यही है कि आपने कहीं पानी नहीं खड़ा होने देना, ठीक है, और मच्छर को भगाना है। मच्छर आपके सोफों के पीछे भी होता है, पर्दों के पीछे भी होता है, और इसकी इंडिकेशन है जी घर में पौधों हैं उधर भी होते हैं। तो ये जब थोड़ी सी ठंड आती है तो ये फिर जो है अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको सूटेबल एनवायरनमेंट मिल जाती है। हमें यही है कि इनको यहाँ से भगाना, इनके स्प्रे करवाएं, घर में पानी ना खड़ा हो, कहीं फ्रेश वाटर, कहीं थोड़ा सा भी पानी हो कि एक ढक्कन में भी पानी है तो वहाँ भी ये ग्रो कर जाते हैं। तो इसके लिए ये है कि एहतियात बहुत ज़रूरी है। कोविड और डेंगू के सिम्टम्स में डिफरेंट क्या चीज़ें हैं? कोविड में तो आपके लंग्स पे इफेक्ट होता है, सांस आपका ख़राब होना शुरू हो जाता है, आपको जो जिस्म टूटना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है। कोविड में तो ये होता है कि आपके सांस से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड है। तो खांसी जो है तो वो हो गई है, बुखार हो रहा है, ये इसको जो है वो सेटल यही है कि आप PCR इसका टेस्ट कराएं, कोविड टेस्ट वो मस्ट है कि अगर आपको टेम्परेचर है डाउन नहीं हो रहा, आपको खांसी खत्म नहीं हो रही, सांस में रुकावट हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम कोविड पेशेंट के लिए कहते हैं कि अगर आप पहले से ही किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल हो, सेम डेंगू पेशेंट भी जो हाई ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज हैं उनको ज़्यादा केयर करनी, इम्यूनिटी नहीं उनमें डेवलप होती ना, उसकी वजह से फिर हमें फिर उसके बाद है कि प्लेटलेट्स कम हो गए डेंगू में, आपका WBC कम हो गए, फिर हमें मेगा यूनिट लगाने पड़ते हैं प्लेटलेट्स को, ताकि उसके जो है वो बैलेंस हो जाए, उसकी जो कहते तादाद है, तो ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो दोबारा से डेवलप हो। तो इसी तरह इसका जब कोविड की तरफ आते हैं तो उसमें बड़ी वो है कि कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि ये तो इतनी तेज़ी से वो आपको डेथ की तरफ लेके जाता है कि आप वेंट पे चले जाते हैं अगर आप ज़रा सी केयर नहीं करते। तो इसमें तो हर कोई मुब्तला हुआ है, लेकिन ये है कि अल्लाह बहुत बड़ी ज़ात है, अल्लाह ने हमें महफूज रखा है। और हमारी सबसे बड़ा है कि हमारी जो म्यू की टीम है या किंग एडवर्ड की टीम है वो बेस्ट एक्सपर्ट्स हैं। जैसे आप देखें कि जब डेंगू था तो फैसल मसूद साहब ने इसको टैकल किया था, डैग बनाया था। डैग जो है ये डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी वो ग्रुप था, उन्होंने फिर इसको सेटल डाउन किया कि कैसे इसको हमने
वो सारा करना है, और उन्होंने किया और अभी तक वो वही सिस्टम चल रहा है। उसमें SOPs वगैरह वो वक्त के साथ चेंज होते चले जाते हैं। डॉक्टर साहब आपकी राय मैं लेना चाहूँगी, लोग ज़्यादा जो है ना अपने करीबी घर के करीब जो डॉक्टर होता है उधर जाना प्रेफर करते हैं, तो हॉस्पिटल जाना, प्रॉपर चेकअप कराना और इस तरह करीबी डॉक्टर से रुजू करना, वो जो करीबी डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप हॉस्पिटल भागें, ठीक है, अगर वो ज़्यादा सिम्टम्स देखते हैं कि ये पेशेंट जो काबू नहीं आएगा, इसको ये है, तो वो उस तरफ भेज देते हैं GP प्रैक्टिस जो कर रहे हैं। तो जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कहते हैं कि हॉस्पिटल की तरफ भागो भाई, हम कितनी टैबलेट्स वगैरह आपको क्या, आप अपने टेस्ट तो कराओ, PCR तो कराओ आप, ठीक, IgM, और आप अगर बहुत कंफर्म है आप तो ये पहले CBC कराओ, उसके बाद ये टेस्ट कराओ तो कंफर्म हो जाएगा। तो उससे रिलेटेड है, PCR से सेरोलॉजिकल टेस्ट ज़रूरी होते हैं इसके, जब आप प्रोबेबल हों, आपको वो सारी सिम्टम्स हों जो मैंने पहले डिस्कस किया। एहतियात डेंगू की भी बच्चों, बड़ों, बूढ़ों सबके लिए इक्वली है, क्योंकि मच्छर किसी को काटेगा तो उसको हो जाएगा। हाँ। और ये जो है आपका कम्युनिकेशन जो डिजीज अभी है, ये कोरोना, सबसे ज्यादा खतरनाक किस एज ग्रुप के लिए डेंगू हो सकता है डॉक्टर साहब? ये बूढ़े लोगों में ज्यादा होता है। अच्छा। क्योंकि उनमें इम्यूनिटी कम होती है, रेजिस्टेंस कम होती है, वो सर्वाइवल उनकी मुश्किल हो जाती है, रिकवरी लेट होती है उनकी, इस वजह से। तो अब इसमें रोल जो है मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँगा अपने बड़ों को। असद हसन साहब ने सारा प्रोटोकॉल दिया, महमूद शौकत साहब ने दिया, इसको क्या था कोरोना को, डेंगू को फैसल मसूद साहब ने दिया, जो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और इसी तरह हमारे सबसे ज़बरदस्त बंदे जो इस वक्त काम करें, डॉक्टर इफ्तिखार अहमद कुरैशी साहब हैं, जो हमारे हॉस्पिटल डायरेक्टर हैं। वो भी 3-4 महीनों में वो बेचारे 4-4, 5-5 चक्कर लगाते हैं, हर चीज़ का पूछते हैं, देखते हैं कि उसी वक्त हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं, और हमारा इस तरह सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि जब MS हॉस्पिटल डायरेक्टर या हमारे चेयरमैन या हमारे CEO साहब, हाँ साकिब सईद साहब इज़ अ वेरी गुड जो है ना वो वर्कर, और सबसे बड़ी एक्सपर्ट है, वो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं हमारे, वो CEO भी हैं हमारे, और उन्होंने इसको जितना कोरोना को इसको आपकी अच्छी तरह टीम की कमांड है उस पर बहुत मैटर करता है कि किस तरह से अपनी टीम, क्योंकि हम तो हर वक्त मीटिंग्स कॉल करते हैं कि ये डेफिशिएंसी है, इसको पूरा करें, बहुत जबरदस्त शेयर करते हैं वायरल इस पे अपलोड करके हर चीज़ की ये हो रही है, ये डेफिशिएंसी तो लोगों को बताना भी तो सारा हमारा सिस्टम। मैसेज देखने वालों को क्या देना चाहेंगे? मैसेज यही देख करना है कि एहतियात करें। आप जो कहते हैं मेडिकल एक्सपर्ट जो आपको दे देते हैं ना, डिसाइड कर देते हैं कि ये आपने काम करना है तो उसको करना है, जैसे वैक्सीन करवानी है तो उसको करवाना है, ठीक है, मास्क पहनना है तो पहनना है, ठीक है, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस रखना है तो रखना है, ठीक है। इसी तरह आपने डेंगू के लिए आपने पानी फ्रेश वाटर खड़ा नहीं होने देना, मच्छर को आपने अपने घर के अंदर नहीं दाखिल होने देना। तो ये एहतियात जो है सबको करनी पड़ती है। और ये हम ये नहीं कि हमारे लोग बाहर से आके सर्विस दें, हमें आदत पड़ गई है कि बाहर से लोग आएँ स्प्रे कर जाएँ, बाहर से आएँ जो है वो कहता है सफाई कर जाएं, बाहर से आए तो पानी साफ घर में रहते हुए हमारी अपनी रिस्पांसिबिलिटीज हैं, अपने ऑफिस में, अपने जहां आप काम कर रहे हैं उसको भी अपना घर समझें, उसमें भी ये काम करें कि आप देखेंगे इधर ये पानी खड़ा, बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये बहुत ही जबरदस्त एडवाइस है डॉक्टर साहब की, आप इस तरह से एहतियात कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को महफूज बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत शुक्रिया, सब टीम का शुक्रिया कि आपने मुझे इन्वाइट किया जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं अपने मेहमान से। और नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने मुनफरिद कामों की वजह से पहचाने भी जाते हैं, अपना ज़बरदस्त मकाम भी रखते हैं, और वो उनका जो डिफरेंट सबसे कुछ करना है ना, वही उनके लिए जो है उनकी पहचान बन जाता है। हमारे साथ जो अभी हमारे मेहमान मौजूद हैं उनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी। एहसन कुयूम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मिनिएचर आर्टिस्ट हैं और इससे पहले भी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। और इनके वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में हम आपको बताते चलें जी। पहले इन्होंने पेंसिल पर जो है लॉन्गेस्ट चेन बनाई थी और अब एक और ज़बरदस्त कारनामा इन्होंने सरअंजाम दिया। हमारे मेहमान मिनिएचर आर्टिस्ट एहसन कुयूम हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका काम मैंने देखा बहुत ही डिफरेंट किस्म का आइडिया है। सबसे पहले तो ये बताइएगा, एक दौड़ लगी है, आर्टिस्ट बिलाशुबा जब तक कुछ मुनफरिद ना कर ले तो वो उसकी दौड़ जो है वो लगी रहती है। आपने ये आइडिया कहाँ से लिया? एक्चुअली रिसेंट ईयर जो लास्ट ईयर था उसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पे मैंने ये रिकॉर्ड
देन आई थॉट ऑफ ब्रेकिंग इट। ये एक इंडियन आर्टिस्ट था, उसके पास ये रिकॉर्ड था, तो मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। प्रोसेस वर्क में तकरीबन 4 से 5 महीने लगे एंड देन जब मैंने ऑफिशियल अटैम्प्ट की तो उसमें तकरीबन 3 से 4 घंटे। बनाने का ख्याल कैसे आया? काम तो इंसान कर रहा होता है, हाँ, और फिर आप उसकी खोज में भी लगे रहते हो। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। ये ख्याल जैसे मैंने बताया, शेयर किया आपसे कि वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पे इंडियन आर्टिस्ट का काम था। जब मैंने देखा तो वो मैंने जो है क्या कहते हैं उसके ऊपर काम करना शुरू किया। देन 4 अक्टूबर 2020 को मैंने इसकी ऑफिशियल अटैम्प्ट की थी। देन मैंने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया। सही, तो कितना टाइम लगा वर्ल्ड रिकॉर्ड में? वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो प्लानिंग है उसमें 4 से 5 महीने लगे, और जो टोटल प्रोसेस वर्क है एप्लीकेशन वगैरह मिला के वो तकरीबन 11 महीने टाइम लगा इसमें। ठीक है, कितना टाइम आपने बताया? 11 महीने 11 महीने लगे। अच्छा, मुझे बताइएगा कि डिफरेंट कुछ करना हो आर्टिस्ट के लिए, आप इसके लिए किस तरह से प्लानिंग करते हैं, और अपने काम को लेकर आना, उसको फिर आगे लोगों तक पहुंचाना, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बिल्कुल है। जिस तरह कि सोशल मीडिया का टाइम है, आप अपना काम सोशल मीडिया पे लोगों से शेयर करते हैं, तो ये काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जो काम कर रहे हैं वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम आप आगे लेके आएँ। डिफरेंट आइडिया ढूंढना बड़ा मुश्किल है आजकल के दौर में, तो ये आइडियाज़ कहाँ से लेते हैं आप? आइडियाज़ पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक, जिस तरह इंटरनेट का ज़माना है तो डिफरेंट आइडियाज़ और इंटरनेशनल आर्टिस्ट का काम देखने को मिलता है इन पे, तो वहाँ से ये हम आपका काम भी दिखा रहे हैं। अच्छा, इसके लिए हर चीज़ के लिए आपको डिफरेंट टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है कि आपने बस प्लान किया और कुछ ही दिनों में मुकम्मल कर लेते हैं? नहीं, मैं पहले इंस्पिरेशन लेता हूँ, पहले इंटरनेट पे सर्चिंग करता हूँ, फिर जब कोई इंस्पिरेशन मिलती है फिर उसके ऊपर काम शुरू करता हूँ। और मिनिमम इसके लिए जो जिस तरह पेंसिल के लेड पे मैं कार्व करके डिफरेंट आर्ट पीसेस बनाता हूँ जो मेरी स्पेशलिटी है, तो मिनिमम उसके लिए 5 to 6 आवर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि वो उसकी जो डिटेलिंग है वो क्या है काम में। अच्छा, ये जो हम आपका काम दिखा रहे हैं बड़ा ही मुनफरिद और इसको समझना भी मुश्किल है। कभी ऐसे हुआ है कि किसी को अपना काम दिखाया और कोई कह रहा हो कि इसमें आप क्या करना चाह रहे हैं, असल में ये काम है क्या? लोगों में आर्ट से रिलेटेड इतनी अवेयरनेस नहीं है। एक्चुअली ऐसा है, लोगों को समझाना पड़ता है काम की क्या है। अब हर कोई आर्ट को नहीं समझ सकता, हर किसी के अंदर ये काबिलियत नहीं होती, तो लेकिन जो समझते हैं वो माशाल्लाह से बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और कितना अरसा हो गया इस फील्ड में? इट्स बीन अबाउट 5 to 6 ईयर्स में ये काम कर रहा हूँ। 2015 में रशियन आर्टिस्ट था, उससे इंस्पायर होकर मैंने काम शुरू किया था। वैसे तो बचपन से मैं आर्ट वर्क करता आ रहा हूँ, शुरू से रुझान है मेरा। क्या समझते हैं कितना स्कोप है जो लोग नए आना चाह रहे हैं और आइडियाज़ जिनके पास हैं, उनको किस तरह से अपनी आइडिया को यूटिलाइज़ करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उनको सामने लेकर आनी चाहिए? जिस तरह सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है स्पेशली आर्टिस्ट के लिए। अब बचपन में मैं आर्ट वर्क्स बनाता था तो वो जब कोई घर आता था तो वो देख पाता था कि क्या इसके अंदर काबिलियत है। अब तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अपना आर्ट वर्क बनाएं, सोशल मीडिया पे अपलोड करें, पूरी दुनिया उसको देख सकती है। पूरी दुनिया उसको देख सकती है, और फौरी तौर पर आपको जब फीडबैक मिलना शुरू हो जाता है ना, तो आप इस पे जो है आपको अच्छी चीज़ें भी पता अपने बारे में चलती हैं, कुछ चीज़ें जो आपके काम में नकाइस होते हैं उनकी भी जो है निशानदेही की जाती है, तो आप उनको टाइमली ठीक कर लेते हैं। कहा जाता है कि जी ये बहुत ज़्यादा महंगा शौक भी होता है, और फिर इसका स्कोप इस तरह नहीं, आपने खुद कहा कि आर्टिस्ट के काम को कम ही लोग पहचान सकते हैं, वो आंख कम लोगों के पास होती है, तो कुछ महंगे शौक की वजह से, महंगे काम की वजह से भी लोग इसको आगे लेके नहीं चलते। अब जो मैंने जो मीडियम यूज़ किया वो पेंसिल तो इजीली मार्केट में हर पेंसिल अवेलेबल होती है, लेकिन अब मैंने काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च की है और मैं डिफरेंट टाइप की पेंसिल्स यूज़ करता हूँ, और कितनी सारी पेंसिल्स हैं जो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा जी, तो वो फिर मैं जर्मनी से या चाइना आपने डिफरेंट चीज़ बताई है कि अब आप किसी को नॉर्मली नहीं पता, लोगों के लिए तो जस्ट एक पेंसिल ही है ना, और ये आपको पता है। अच्छा, उन पेंसिल्स में डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट उनकी जो ग्रेफाइट होता है ना, उनकी केमिस्ट्री डिफरेंट होती है। कोई सॉफ्ट लेड होता है, कोई हार्ड लेड होता है, किसी की जो विड्थ ज़्यादा होती है, कोई ज़्यादा बारीक होता है, तो ये डिफरेंट केमिस्ट्री होती है। सही। तो अच्छा, मुझे ये बताइएगा आगे आपके प्लान्स क्या हैं, किस तरह अपने आर्ट को अब लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? अब फर्दर मेरा प्लान है कि यूट्यूब वगैरह पे अपना चैनल बनाऊं और उसके ऊपर जो टाइम लैप्स वीडियोस होती हैं वो मैं अपलोड करूं, ताकि जो इस चीज़ के शौकीन हैं, जो ये करना चाहते हैं, वो इससे सीख सकें। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि प्रॉपर आपने खुद कहीं से ट्रेनिंग ली थी?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये खुदादाद सलाहियत है जो अल्लाह ताला की तरफ से यानी आपका इंटरेस्ट होता है उस पर, आप कुछ करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, जो विद प्रैक्टिस इसमें निखार आता है, विद प्रैक्टिस आता है। अच्छा, प्रैक्टिस आपने कहा कि निखार लेकर आती है, अब कुछ लोग जो हैं वो सीखना भी चाहते हैं जी। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई रिकमेंडेशन आप देना चाहें, जो शौक़ रखते हैं, एज सच उनके हाथ में इतनी सफाई नहीं है लेकिन निखार पैदा करने के लिए वो कुछ प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहें? प्लेटफॉर्म एज ए मिनिएचर और इससे रिलेटेड तो एज सच मेरी नज़र में तो फ़िलहाल कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सोशल मीडिया ही है, जो मिनिएचर आर्टिस्ट हैं उनका काम देखें और उनसे सीख के आप अपने काम। अच्छा, ये रंग जो आपने जिनमें अपने इसमें सारा इंतखाब किया है, अट्रैक्शन के लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी अपनी सिलेक्शन होती है कि डिमांड जो है आपके प्रोडक्ट के उस पर भी देखा जा रहा है? डिमांड, अब मैं जिस तरह कस्टमाइज वर्क भी करता हूँ, लोग कमीशन वर्क बनवाते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो उनकी चॉइसेस भी होती हैं, कुछ मेरी चॉइसेस भी होती हैं। जो मैं अपना पर्सनल वर्क करता हूँ वो तो मैं ब्लैक ग्रेफाइट जो होता है उसके ऊपर काम करता हूँ, लेकिन लोग जो ऑर्डर प्लेस करते हैं वो अपनी चॉइस बताते हैं। और अच्छा जी, लोग आपसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, अपनी पसंद की कोई चीज़ बनवा सकते हैं? जी, ठीक है। इसके लिए आपका फेसबुक या मैं इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है SN_Kayusi, वो उसके ऊपर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सही। अच्छा जी, मुझे ये बता दीजिएगा जो नए आने वाले हैं उनको आप कुछ अगर बेसिक्स बताना चाहें कि अगर वो मिनिएचर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले तो आता है जी पेशेंस, कंसिस्टेंसी, ये दो चीज़ें होंगी तो आप ये काम कर सकते हैं। ना सिर्फ आर्टिस्ट के लिए, ये हर जगह पे ही आपको लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है क्योंकि ये बारीक सा सिक्के पे आपने काम करना होता है और कंसेक्टिव 5 to 6 आवर्स लग जाते हैं। इसमें अक्सर हफ्तों भी लग जाते हैं अगर काम में ज़्यादा डिटेल्स हैं। तो अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगी, पेशेंस नहीं होगा तो ये। मजीद भी कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्लान मेरा फर्दर है प्लान्स, लेकिन अभी वो मैंने अप्लाई किया है उनके लिए, जब इंशाल्लाह अप्रूव होगा तो मैं सोशली शेयर करूँगा ये पब्लिक। सही। कोई मैसेज देना चाहें देखने वाले? मैसेज यही देना चाहूँगा, जो फ्यूचर हमारी जो जनरेशन है, जो छोटे बच्चे हैं, तो कोई गोल सेट करें अपना लाइफ में और अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करें। अपने अंदर की जो है, पेरेंट्स को मैं कहूँगा कि वो बच्चों को इनकरेज करें जो भी वो करते हैं, तो डिस्करेज ना करें, जो भी वो करते हैं उनको करने दें, उनके शौक़ को आगे लेके चलें। बिल्कुल, और अपने अंदर छुपी सलाहियतों को निखार के बाहर लेकर आना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम पर नए मेहमानों के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।